हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट से, जो कि अपडेटेड है 2020 का एडिशन है और बहुत ही अच्छे से इसमें हर चीज़ों को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा लूसेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, पदार्थ और उसकी प्रकृति। तो पदार्थ क्या है? मैटर। मैटर क्या होता है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे कि जल, हवा, बालू, ये सारे जो है पदार्थ हैं। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। कौन से 5 तत्व? क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे कि परमाणु कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पदार्थों का वर्गीकरण है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ के 2 वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस आता है और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक होता है और मिश्रण के अंतर्गत समांग और विषमांग होते हैं। तत्व के अंतर्गत धात्विक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व। और यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो हम इन जो भी आपने स्ट्रक्चरी पदार्थों का वर्गीकरण देखा, इसको हम आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये सारी चीज़ें? ठोस, द्रव, गैस क्या है, धात्विक, अधात्विक, यौगिक, अयौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको ठोस कहते हैं। जैसे लोहा ठोस होता है, लोहे की छड़ ठोस होता है, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, ये सारे ठोस हैं। द्रव्य यानी लिक्विड। पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसको द्रव कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल, इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, ये सारे द्रव्य हैं यानी लिक्विड हैं। तीसरी अवस्था है गैस। पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उसको गैस कहते हैं। जैसे कि हवा, इसके आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होती है। और ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? गैस है। एक नोट है, गैसों का कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे कि लकड़ी है, इसका ताप और दाब नहीं बदला जा सकता। पत्थर हो गया, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे उदाहरण है जल। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आयोडीन, कपूर, ये सारे जो है ठोस से गैस बन जाते हैं। पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। आगे हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चार्ट देख लेते हैं, जिसमें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसको जानने से पहले हम एलिमेंट को डिस्कस कर ही लेते हैं, उसके बाद आप तत्व के बारे में देखिएगा कौन से तत्व कितने % है। तो एलिमेंट क्या है? यानी तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक और रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे कि सोना, चांदी और ऑक्सीजन, ये क्या है? तत्व है। तो आप देख सकते हैं, ये जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं और उनका कितना प्रतिशत है भूपटल में।
तो ऑक्सीजन भूपटल में इसका परसेंट है 46.60, सिलिकॉन है 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5% है भूपटल में, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.83% है, पोटेशियम 2.59% है, मैग्नीशियम 2.09% है, टिटेनियम 0.44% है, हाइड्रोजन 0.14% है और सारे तत्वों को मिलाकर के 99.14% है प्रथम 10 तत्व जो है। आगे हम यौगिक को जानेंगे यानी कंपाउंड। वो शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे कि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होते हैं और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण क्या है यानी मिक्सचर। वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है उसको मिश्रण कहते हैं। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा। मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 2 प्रकार के मैंने मिश्रण स्ट्रक्चर में आपको दिखाया कि समांग मिश्रण होते हैं और विषमांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण क्या होता है यानी होमोजेनस मिक्सचर। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे कि चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा, ये क्या है समांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण और उनके संगठक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि बारूद है, कुहासा है, ये सारे जो है विषमांग मिश्रण है। तो अब हम देखेंगे सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितनी है। तत्व ऑक्सीजन की मात्रा है 65.0%, कार्बन 18.0%, हाइड्रोजन 10.0%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1.0%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004% और अन्य तत्व जो है वो है 0.046%। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक यानी सॉल्वेंट के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, जैसे कि शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। दूसरा आसवन विधि डिस्टिलेशन। जब 2 द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात ये द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण है यानी वेपोरेशन है और दूसरा भाग संघनन है यानी कंडेंसेशन है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। इस विधि द्वारा 2 ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित यानी सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं हो। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। अगला प्रोसेस है आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत ही कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है आंशिक आसवन से। अगला प्रोसेस है वर्णलेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन क्षमता भिन्न भिन्न होती है और वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। अगला प्रोसेस है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन।
इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुलनशील होता है लेकिन भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन हो गया, मेथिल अल्कोहल एक्सेट्रा। आगे हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन देखने वाले हैं, यानी चेंज इन स्टेट। द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में ये परिवर्तन एक विशेष दाब पर और एक नियत ताप पर होता है। ये नियत ताप वस्तु का द्रवणांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता यानी ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे। अगला अवस्था परिवर्तन है हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। किसी विशेष दाब पर वो नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसको हिमांक कहते हैं। पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे कि बर्फ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों की उत्पत्ति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। आगे हम बात करेंगे द्रवणांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन मिलने पर आयतन जो है वो गलने पर बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, तांबा, ये सब आयतन गलने पर बढ़ जाता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पे घट जाता है, जैसे कि बर्फ का आयतन गलने से घट जाता है, बर्फ हो गया, ढलवा लोहा एक्सेट्रा। गलने और जमने पर आयतन में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम इन फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन। तो आगे हम इस बारे में बात करने वाले हैं, गलने और जमने पर आयतन में परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनाने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो कि जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती है, केवल मुहर यानी स्टैंप लगा करके बनाई जाती है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक यानी एमपी उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां ढाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। तो आगे हम बात करेंगे हिमकारी मिश्रण यानी फ्रीजिंग मिक्सचर के बारे में। किसी ठोस को उनके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। ये ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, लेकिन गलने के लिए द्रवणांक पर वो जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण 2 प्रकार के होते हैं, वाष्पन और क्वथन यानी इवेपोरेशन और बॉइलिंग। 2 प्रकार के वाष्पीकरण होते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। दूसरा, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वो नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वो नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अब हम दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, परमाणु संरचना।
परमाणु क्या है, यानी एटम। परमाणु तत्व का वो छोटे से छोटा कण है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अणु यानी मॉलिक्यूल तत्व और यौगिक का वो छोटा से छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको बोलते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल। परमाणु भार क्या है, यानी एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान और हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। ठीक है, उसको बोलते हैं परमाणु भार। अणु भार क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है। किसी पदार्थ का अणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वो राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितने शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, मोल इकाई का मान क्या है, मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। 6.022 इंटू 10⁻23 को आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है और मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर के बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आगे हम प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण देखेंगे। मूल कण का प्रतीक आवेश है और ये द्रव्यमान दिया गया है ग्राम में, द्रव्यमान दिया गया है AMU में और उसके खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1 E0, -1 इलेक्ट्रॉन -1 E0 आवेश है -1। द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और द्रव्यमान AMU में 0.0005486 AMU और इसके खोज करता है इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन और प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन मूल कण प्रतीक है प्रोटॉन, प्रतीक आवेश 1p1 प्लस और ये प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव 1 होता है। द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और AMU में द्रव्यमान होता है 1.0073335। इसके खोज करता है गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक 1932 में और न्यूट्रॉन का प्रतीक है ON1 और प्रतीक आवेश होता है 0, न्यूट्रॉन का 0 होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ग्राम में 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और AMU में द्रव्यमान हो जाएगा 1.008724। एक नोट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया है। लगभग द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने 1930 में किया था। इसमें प्रच कर्ण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल क्या है? तो आगे हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश और अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा है। तो एक नोट है, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 m होता है और जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻10 m होता है।
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कि कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है, में तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो आगे हम रदरफोर्ड मॉडल का दोष भी जानेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे ये पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। ठीक है, अब हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भी जानेंगे। परमाणु क्रमांक क्या है, यानी एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम नंबर। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने और इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। वो 4 से 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1 2 3 डैश डैश आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इसे n² द्वारा दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर l। ये इलेक्ट्रॉन कक्षक यानी ऑर्बिटल की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करता है। l का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान n-1 होता है। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, m, जिसको कि m से डिनोट करते हैं। m क्या है, ये उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों यानी ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करता है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान +l से लेकर के -l तक होते हैं, शून्य सहित। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, ms। 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गॉडस्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको कि ms से डिनोट करते हैं, कहलाती है। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान होता है +1/2 और -1/2। एक नोट है, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे हम बात करेंगे पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 1925 में। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम बहुलता नियम क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्य यानी अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। इसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जानेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति यानी पोजीशन और वेग यानी वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ यानी एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। ऑफबाउ का नियम क्या है, ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है, इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम है इस प्रकार, 1s उससे बड़ा 2s, ये बढ़ाने के प्रक्रम है। 2s फिर 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p और 7x। ये ऑफबाउ का नियम है। समस्थानिक क्या है, आइसोटोप्स, समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जैसे कि 1h1, 1s2 और 1s3, ये समस्थानिक है। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो हम कुछ प्रमुख समस्थानिक और उनका उपयोग देखेंगे। यूरेनियम 235
इसका उपयोग है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 यानी Na24 का उपयोग होता है कि रक्त के थक्के का पता लगाने में इनका प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। आर्सेनिक 74 जिसको AS इसका सूत्र है केमिकल, AS24 का उपयोग है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के लिए करते हैं। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकीमिया के उपचार में करते हैं। और लोहा 59 का लोहा जिसको कि Fe होता है सूत्र, रासायनिक सूत्र, Fe59 का उपयोग रक्तता का रोग पता लगाने में करते हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है पोलोनियम। संभारिक, समस्थानिक के बाद हम बात करेंगे संभारिक यानी आइसोबार्स। समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक यानी आइसोबार्स कहते हैं, जैसे कि 18 AR40, 19 K40, 20 CA40, ये क्या है, संभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जैसे कि 1s3 और 2He4। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उनको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे कि Ne, Na+, Mg++ और Al+++, ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसके बाद अब हम थर्ड चैप्टर पे आएंगे, गैसों का आचरण। बॉयल का क्या नियम है? स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युक्रमानुपाती होता है, ये होता है बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है? स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती हो। परम ताप T = 273 डिग्री प्लस T डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, ये होता है चार्ल्स रूल। एक नोट है, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। इसके बाद एवोगाड्रो का नियम क्या है? समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये होता है एवोगाड्रो का नियम। सामान्य दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है और इस 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। एक नोट है, आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आगे हम अवस्था समीकरण को देखेंगे। PV = होता है स्मॉल nRT, जहाँ R जो है ये एक मोलर गैस स्थिरांक है। PV = RT जहाँ और N = 1 मोल होता है। गैस के लिए ये प्रयोग करते हैं। गैसों का विसरण, घनत्वों में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। ग्राहम बेल का गैसीय विसरण नियम क्या है? नियत ताप और दाब पर गैसों का विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्वों अथवा अणु भार के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होता है। ये ग्राहम बेल का गैसीय विसरण नियम है। ये आप देख सकते हैं इसका सूत्र, जैसे कि R1/R2 = √d2/d1 = √m2/m1, जैसे कि RH/RO = √16/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर होता है 4 का 16, तो ये हो जाएगा 4/1, यानी RH = हो जाता है ये 4RO। अतः हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति के 4 गुना होता है, 4 गुना अधिक है। अब हम अगले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, लेसन 4। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। 19वीं शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव
1869 ने तत्वों और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कि मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने की अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। तो आगे हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष को भी जानेंगे। हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। दूसरा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कि कॉपर और Hg, Ag और Ti, Au और Pt और Ba और Pb को। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है, जैसे कि आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम 127.61 के बाद रखा गया। समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। तीसरा, समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। और चौथा और पांचवा, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित करना। मेंडलीव से पूर्व डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स ने भी तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। इसके बाद हम जानेंगे डॉबेराइनर के ट्रिक। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबेराइनर ने 3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके। फलस्वरूप वर्गीकरण की ये पद्धति असफल रही। न्यूलैंड्स का अष्टांग सिद्धांत क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसका तुलना संगीत के अष्टक से और इसलिए उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा है। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता था। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व पाए। अपनी सारणी में न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। उपरोक्त कारणों से अष्टक सिद्धांत असफल रहा। कौन कौन से? तो आगे हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो ये गुण दिया गया है और ये बढ़ता और घटता क्रम है। परमाणु का आकार जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं आने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं आने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन प्रीति वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग फर्स्ट से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों A और B में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो कि अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लिंथेनाइट श्रेणी और परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। एक नोट है,
दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैंथेनाइट समूह के रासायनिक तत्वों के 15 तत्वों और स्कैंडियम और इट्रियम को सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरीज, डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में विविध रूपों से प्रयुक्त होते हैं। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों या भंडारों के मामले में चीन पहले स्थान पर है, उसके बाद ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, फिर मलेशिया का स्थान है। आगे हम डिस्कस करेंगे आयनन विभव पे, ठीक है। आयनिसेशन पोटेंशियल, ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा जो कि तत्व के गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग 7th ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। आगे हम बात करने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी तत्व की परमाणु की वो क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है। किसी तत्व की परमाणु की वो क्षमता जिससे वो साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे उस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EA इक्वल टू आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 5.6। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4th A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक बंधन। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को परमाणु बंधन यानी एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजी बंधन यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड और उप सहसंयोजी बंधन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक एक करके इन तीनों बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। वैद्युत संयोजी बंधन, जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। जैसे कि Na पॉजिटिव प्लस Cl, Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव या NaCl। आयनिक यौगिक के गुण क्या है? आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्राय घुलनशील होती है। वो घोलक जिनका परावैद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है, जैसे कि जल। दूसरा, द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा, जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। और चौथा, आयनन की मात्रा प्रायः उच्च होती है। एक नोट है, जालक ऊर्जा क्या है? किसी रवा यानी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड, जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करता है तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, जैसे कि ये ClCl Cl2। ठीक है। सहसंयोजी यौगिक के गुण क्या है? सहसंयोजी बंधन दृढ़ यानी रिजिड और दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होता है। वे विभिन्न स्थानिक अवस्था यानी स्पेशियल अरेंजमेंट में रहते हैं और त्रिविमीय समावयवता यानी स्टेरियो आइसोमरिज्म प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, ना कि आयनिक रूप में। सहसंयोजी यौगिक जो है वो आणविक रूप में रहते हैं, ना कि आयनिक रूप में। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ताप दाब की सामान्य अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील, लेकिन अध्रुवीय घोलकों में घुलनशील होता है। विद्युत ऋणात्मकता और बंध की प्रकृति क्या है?
जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच काफ़ी अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर 0 के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन बनेगा। तीसरा उपसहसंयोजी बंधन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, लेकिन साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होता है। उपसहसंयोजी बंध में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता बोलते हैं यानी डोनर कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक यानी एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे कि H2SO4 के निर्माण में, तो ये आप देख सकते हैं HO, ये इसका सूत्र है SOOOH। यहाँ पे ये SO दो उपसहसंयोजी बंध बन रहे हैं, दो उपसहसंयोजी बंध हैं। आगे हम इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जानेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो सहसंयोजी बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास 2 जोड़ा और 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता है। तो ये निर्जन जोड़ी आप देख सकते हैं, ये H, ये निर्जन जोड़ी है ONH। NH4Cl आयनी सहसंयोजी और उपसहसंयोजी आबंध है NH4Cl में। हाइड्रोजन बंध HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF, H2O, NH3 आदि। HF अणु में H विद्युत धनात्मक और F विद्युत ऋणात्मक तत्व है। H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींचा जाता है। F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश होता है γ-1 और H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है। एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF के अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, HF। तो ये आप देख सकते हैं, ये बंधन ऊर्जा का क्रम है। एकल बंध, उसके बाद द्विबंध, फिर त्रिबंध होता है। बंध दूरी का क्रम होता है, एकल बंध बड़ा, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध होता है। त्रिबंध, द्विबंध, एकल बंध। बंधों की क्रियाशीलता है एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध। एकल बंध से द्विबंध बड़ा है, द्विबंध से त्रिबंध बड़ा है। ये आकर्षण 2 HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे कि हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन जल और HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड में है। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर स्थित वैद्युत आकर्षण बल है जो कि सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाया जाता है। इसके बाद अब हम सिग्मा बंध को जानेंगे। सिग्मा बॉन्ड, जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक कक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। ठीक है, आगे हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के प्रमुख प्रकार देखेंगे। HP संकरण, ये रेखीय आकृति का होता है। sp2 संकरण, ये त्रिकोणीय आकृति का होता है। sp3 संकरण त्रिकोणीय और पिरामिडीय आकृति का होता है। sp3d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। sp3d2 संकरण अष्टफलकीय आकृति का होता है। sp3d3 संकरण पंचभूमि द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। इसके बाद पाई बंधन, पाई बॉन्ड, जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को पाई बंधन यानी पाई बॉन्ड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं ऑक्सीजन एवं अवकरण। ऑक्सीकरण और एवं अवकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन क्या है? विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि Na पॉजिटिव
फिर इसका प्लस आवेश निकला, ऑक्सीकरण हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन आवेश, Fe प्लस प्लस F प्लस 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 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण हो रहा है। अवकरण क्या है? रिडक्शन। विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे कि Cu प्लस 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 2e निकला, प्लस 2e हुआ, फिर Cu बन गया कॉपर, अवकरण हुआ। Cl2 प्लस 2e 2Cl नेगेटिव, अवकरण हुआ। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवकारक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्टेंट। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं S2, SO, S2S, SO2, C, SnCl एक्सेट्रा। ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं O2, O3, H2O2, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल एक्सेट्रा। ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वो संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या होता है KMnO4 में। Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में देखेंगे तो KMnO4 होता है +1 + x प्लस ब्रैकेट में -8 = 0, तो x - 7 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया? ये पॉजिटिव नेगेटिव था, इधर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर, तो x इक्वल टू 7 हो गया। मतलब कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। ऑक्सीकारक की परिभाषा क्या है? वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, वो होता है ऑक्सीकरण। अवकरण वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, वो होता है अवकरण। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, लेसन 7, अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, सबसे पहले अम्ल को जानेंगे यानी एसिड। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आरहेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलकर H+ आयन देता है। वोरोनटेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोवरी थ्योरी, अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये चार्ट आप देख सकते हैं, कुछ प्राकृतिक अम्ल है, ये प्राकृतिक स्रोत है और ये अम्ल है। सिरका एसिटिक अम्ल है, संतरा सिट्रिक अम्ल है, इमली टार्टरिक अम्ल है, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, दही खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू सिट्रिक अम्ल है, चींटी का डंक मैथेनाइक अम्ल है, बिच्छू का डंक मैथेनाइक अम्ल है, बिच्छू बूटी यानी निटॉल जो है ये मेथेनोइक अम्ल है, अंगूर टार्टरिक अम्ल है और दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटायरिक अम्ल है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आगे हम अम्लों के उपयोग को देखेंगे खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका और आचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय कार्बनिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, सेब मेलिक अम्ल, नींबू और नारंगी साइट्रिक अम्ल। एक नोट है, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग होता है खाना पचाने में। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 और HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नोट है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल का। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में देखेंगे, तो ये घटते क्रम में है HCl, फिर घटते क्रम में है HNO3, H2SO4, CH3, COOH। अम्लराज यानी एक्वा क्या है? ये 3:1 के अनुपात में होता है। अम्लराज 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है अम्लराज। एक नोट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है और ये खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF में कांच घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। भस्म बेस क्या है? ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है उसको भस्म कहते हैं। बॉन्स्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वो यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ये यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है वो भस्म कहलाता है। भस्म दो प्रकार के होते हैं, जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। जल में विलेय भस्म यानी वैसा भस्म जो कि जल में विलेय हो क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और स्वाद में कड़वा होता है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एक्सेट्रा। जल में अविलेय भस्म यानी ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे कि ZnO, CuOH2, FeO, Fe2O3 एक्सेट्रा। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, ये इसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये घरों में चूना पोतने में, गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में इन भस्म का प्रयोग होता है। और कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH, साबुन बनाने में प्रयोग होता है, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में और कारखानों को साफ करने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है MgOH2, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। लवण क्या है? सॉल्ट। अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। NaOH प्लस HCl बना क्या? NaCl प्लस H2। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग हैं ये। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का NaCl, खाने के रूप में और आचार के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पेट की अम्लीयता को दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, तो इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है KNO3 का। pH स्केल क्या है? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का उपयोग किया जाता है। pH इक्वल टू -log H+, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वो विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वो विलयन क्षारीय होता है। एक नोट है, सोरेनसेन ने 1909 में pH स्केल दिया है 1909 में। कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान देख लेते हैं। ये पदार्थ है, उनका pH मान है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4, लार का pH मान 6.0, दूध का pH मान 6.4 होता है, मूत्र का pH मान 6 होता है, शराब का pH मान 2.8 होता है, सिरका का pH मान 2.4 होता है और नींबू का pH वैल्यू
2.2 होता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। आगे हम pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय को जानेंगे। कुछ मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की pH मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। एक नोट है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। अब हम लेसन 8 विलयन को कवर करेंगे। विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। किसी विलयन में विलयक या कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन स्थायी और पारदर्शक होता है। विलय और विलायक क्या है, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसको विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण उसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलयन के प्रकार। विलयन के कितने प्रकार हैं? पहला, ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातुएं जैसे कि पीतल, तांबा में जस्ता। द्रव में द्रव का विलयन, थैरियम में पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, मतलब कि कपूर में वायु का विलयन। द्रव में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, धुआं। वायु में आयोडीन का विलयन। गैस में द्रव का विलयन, कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। और गैस में गैस का विलयन, वायु और गैसों का मिश्रण। विलायक का उपयोग क्या है? औषधि के निर्माण में, निर्जल धुलाई में, मतलब कि पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। तीसरा, इत्र निर्माण में। चौथा, अनेक प्रकार के पेय और खाद्य पदार्थों के निर्माण में विलायक का उपयोग करते हैं। संतृप्त विलयन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। विलेयता क्या है? सोल्यूबिलिटी। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलेयक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं विलेयता में? किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100। ठीक है। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक और विलेय की प्रकृति पर, ताप और दाब पर निर्भर करती है। आगे हम विलेयता पर ताप का प्रभाव को भी देखेंगे। विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट एसेट्रा। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे विलयन का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलायक या विलयन किसी इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलेय में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्रण विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे
तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं, जो कि विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वो उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण क्या है? डिस्पर्जन। जब किसी पदार्थ के कण यानी परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरता दिए जाते हैं तो ये क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। जब किसी पदार्थ के कण यानी परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो ये क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, विषमांग पदार्थ या जो कि निलंबन और कोलाइड होता है, दूसरा समांग पदार्थ यानी वास्तविक विलयन। निलंबन, सस्पेंशन क्या है? निलंबन, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं और इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण है नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि निलंबन है। कोलाइड, कोलाइड क्या है? इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूध, गोंद, रक्त, स्याही एक्सेट्रा। कोलॉइड के कई प्रकार हैं। सोल वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसको बोलते हैं सोल। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल वैसा कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं परिक्षेपित तो होते हैं पर उनमें प्रवाहता यानी फ्लो नहीं होता है, उसको जेल कहते हैं, जैसे कि जेली और जिलेटिन। अगला कोलॉइड है एरोसोल। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं यानी स्मोक कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। एक नोट है, जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल और बेंजीन हो तो कोलाइडो को हाइड्रोसोल, अल्कोहल और बेंजोसोल कहते हैं। पायस क्या है? एमल्जन। जब किसी कोलॉइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलॉइड को पायस कहा जाता है। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि दूध जो है वो एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। कॉड लीवर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं, ये भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसीकारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसीकारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग, फोम्स क्या है? द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं झाग। वास्तविक विलयन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। ये सबसे स्थायी और पारदर्शक होता है। ये आंख और सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देता है। वास्तविक विलयन। अपोहन, डायलिसिस क्या है? कोलॉइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, अर्थात इस विधि द्वारा कोलॉइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी मूवमेंट। कोलॉइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। ये गति कोलॉइडी कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं और माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है और ताप जितना ही अधिक होता है, ये गति उतनी ही तेज होती है। स्कंदन क्या है? कोगुलेशन। जब कोलॉइडी विलयन में कोई विद्युत अवघट्य मिलाते हैं तो कोलॉइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसको स्कंदन कहा जाता है। तो आगे हम वास्तविक विलयन और कोलॉइडी विलयन में अंतर को जानेंगे।
वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार यानी व्यास 10⁻⁻7 से कम होता है, और कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार यानी व्यास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। वास्तविक विलयन पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं, और कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। इसमें वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, जबकि कोलाइडी में कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। वास्तविक विलयन में इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है और इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है कोलाइडी का। ये समांग और एकांगी प्रवस्था वाला होता है, और कोलाइडी विषमांग और दो प्रवस्था वाला होता है। आगे हम टिंडल प्रभाव को जानेंगे। जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में आल्पीन की नोक की भांति चमकने लगती है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बफर विलयन क्या है? बफर सॉल्यूशन ये वो विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, उसको बोलते हैं बफर विलयन। जैसे कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। तो आगे हम विलयन का रंग देखेंगे। विलयन का ये सूचक है, ये अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन गुलाबी होता है, क्षारीय में पीला होता है, उदासीन नारंगी होता है। लिटमस अम्लीय विलयन लाल होता है, क्षारीय नीला और बैगनी उदासीन में होता है। इसके बाद फिनाल्फ्थैलीन अम्लीय में रंगहीन, क्षारीय में गुलाबी और उदासीन में रंगहीन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4th A में रखा गया है। कैकुले ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसने ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात प्रतिपादित की थी। अपरूपता क्या है? एलोट्रोपी वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो उसको अपरूप कहते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरे के गुण क्या हैं? हीरा जो है ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरा रवे घनाकार होते हैं हीरा के। इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत ज़्यादा चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर ये हरा रंग प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें कि बोट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट के गुण जानेंगे अब हम। ये विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से ये उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में और कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकृत रहता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? वो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल है, जिससे प्रकृति द्वारा पृथ्वी के कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक संयोजित आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जाता है।
जा सकता है, जहां n जो है n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या दर्शाता है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 आदि जो है ये एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n-2। सबसे सरल एल्काइन जो होता है वो एथाइन होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन है, C2H2 या फिर C-H है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है, तो ये बेंजीन की संरचना आप देख सकते हैं, C6 होता है और H6 होता है, ठीक है, या फिर इस तरीके से CH और HC। एक इम्पॉर्टेंट नोट है बेंजीन के लिए, बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने 1825 में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया था, आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। समवायता क्या है? आइसोमेरिज्म, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समवायता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं। इसके 2 प्रमुख कारक हैं, कौन कौन से? संरचनात्मक समवायता, ये परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होता है, और दूसरा त्रिविम समवायता, ये अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंधन के कारण उत्पन्न होता है। आगे हम बहुलीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी पॉलीमेराइजेशन। जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहा जाता है और उत्पाद को पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। बहुलीकरण की विशेषताएं क्या हैं? इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है, बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज। प्लास्टिस जो है ये प्राकृतिक प्लास्टिस का उदाहरण है ला। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक एक करके इन दोनों प्लास्टिक को हम डिस्कस करेंगे। थर्मोप्लास्टिक क्या है? ये जो है गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें ये गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे ये इसे कितनी बार भी ठंडा और गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है, उनके योग बहुलीकरण में थर्मोप्लास्टिक्स बनते हैं, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन एक्सेट्रा। पॉलीथीन, एथिलीन C2H4 को उच्च ताप पर एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग थैलियां बनाने में होता है पॉलीथीन का। एक नोट है, खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीइथिलीन का प्रयोग करते हैं और बरसाती यानी रेनकोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पॉलीस्टाइरीन क्या है? फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है पॉलीस्टाइरीन। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलो के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वाइनील क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर एक्सेट्रा बनाने में किया जाता है। दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक है जो कि पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे फिर से गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, जैसे उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन।
बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट किस प्रकार का पॉलीथीन है? ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। एक नोट है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथेनील के बहुलीकरण से होता है, जिसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। आगे हम रबड़ को डिस्कस करने वाले हैं। रबड़ जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये थर्मोप्लास्टिक है रबड़। वल्नीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्नीकरण बोलते हैं। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना यानी ग्लोव्स, रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। वल्नीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने किया था। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। इसके बाद संश्लिष्ट रबड़ यानी सिंथेटिक रबड़। नियोप्रीन क्या है? 2-क्लोरोब्यूटाइडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार यानी इलेक्ट्रिकल केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकॉल ये दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो कि डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक यानी सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। एक नोट है, थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर के रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है थाइकॉल रबड़ का। इसके बाद हम रेशे को डिस्कस करेंगे यानी फाइबर्स। वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, उसको बोलते हैं रेशे। रासायनिक रेशे क्या है? रासायनिक रेशे में आपका नायलॉन आ गया। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY और लंदन के लॉन को मिलाकर के बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह यानी CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है और बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन यानी NH-NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी -COOH के 2 समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 में किया गया था और व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैरासूट के कपड़े में, टायर में, दांत ब्रश में, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रकार है रेयॉन। अगला रासायनिक रेशा है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे सांद्र और ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिस्ट या जाली बनाने में किया जाता है। अगला प्रकार है पॉलिएस्टर। इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था पॉलिएस्टर को। इसे संश्लिष्ट कराने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल यानी -OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक यानी -COOH समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में,
पाल नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर, आगे हम कार्बन फाइबर को भी देखेंगे। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संचारण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे कि रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान और खेल कूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। कार्बन फाइबर का पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन यानी डिस्ट्रक्टिव डिजलाइजेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, डिस्टिलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे कि पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। आगे हम पेट्रोलियम के उत्पाद देखेंगे। तो ये पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम है, और ये ताप परिसर है, और ये कार्बन अणुओं की संख्या है, उनका उपयोग है। तो प्राकृतिक गैस, इसका ताप परिसर प्राकृतिक गैस का होता है, यानी नेचुरल गैस का 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे, और कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक होता है। नेचुरल गैस का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम या गैसोलीन, इसका ताप परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें कार्बन अणुओं की संख्या C5 से C10 तक होता है। पेट्रोलियम या गैसोलीन का प्रयोग ईंधन मोटर एवं स्पिरिट के रूप में किया जाता है। नेफ्ता का ताप परिसर 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस होता है, और कार्बन अणुओं की संख्या इसकी होती है C7 से C12 तक। नेफ्ता का उपयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में किया जाता है। किरासन तेल, किरासन ऑयल का ताप परिसर 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कार्बन अणुओं की संख्या C10 से C15 तक होता है, और किरासन तेल का प्रयोग लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। डीजल का ताप परिसर होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस डीजल का ताप परिसर, और डीजल का कार्बन अणुओं की संख्या है C16 से C20 तक। डीजल का प्रयोग डीजल ईंधन के रूप में किया जाता है। स्नेहक तेल यानी ल्यूब्रिकेंट ऑयल, इसका ताप परिसर होता है 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस, और इसका कार्बन अणुओं की संख्या है C20 से C30 तक। स्नेहक तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में और दवा बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम जेली, ताप परिसर होता है 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, कार्बन अणुओं की संख्या 330 से 335 तक होता है, और इसका उपयोग स्नेहक और दवा बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम जेली का पाराफीन मोम का ताप परिसर 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, और पाराफीन मोम का कार्बन अणुओं की संख्या 335 से C40 तक होता है। पाराफीन मोम का प्रयोग मोमबत्ती और जलरोधी बनाने में किया जाता है। इसके बाद कोल तार का ताप परिसर अवशिष्ट होता है, और कार्बन अणुओं की संख्या भी अवशिष्ट होती है। कोल तार का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ विविध तथ्य को देखेंगे। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये वन लाइनर का क्वेश्चन बनता है इस तरह से, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कहते हैं। दूध से दही बनाना किण्वन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्ति की जाती है। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बनाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल के हीमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफीन पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादक है। पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मीथेन गैस होता है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। प्रशीतक फ्रियोन है। डाइक्लोरोमीथेन
मीथेन। ये क्या है? प्रशीतक फ्रीऑन है। डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 जल से उपचारित करने में एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट, कांस्ट से प्राप्त पायरो लिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एसिट्रिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग पूर्तिरोधी के रूप में करते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। खाद्य पदार्थों जैसे कि चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। इसके बाद ये 10 लेसन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, 10 to 14 लेसन को। तो इससे सेकंड वीडियो से आपकी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाने वाली है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।